नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है खास वीडियो के लिए 2019 और 2020 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन यूट्यूब पर। उस समय मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे, ठीक है। तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास उस समय के जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर है सीपीसी का, जो मैंने 2018 दिसंबर से लेके 2019 में पढ़ाया था। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो हमें लगा कि जब ज्यादा चेंजेस नहीं हुए तो आपके लिए काफी बेनिफिट रह सकता है। अगर कुछ अमेंडमेंट हुआ एक दो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी आपके लिए यूजफुल रहेगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये सीरीज है, चलती रहेगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और हाँ, जब भी इसको पढ़ने के लिए बैठो अपने साथ बैरक लेके जरूर बैठना। आप बैरक लेके बैठोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। तो देखिए आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर। करते थे। सबसे पहले ऑर्डर 1 देखा था, पार्टीज चाहिए हमें। कितनी पार्टी चाहिए थी हमें? 13। जब पार्टी नहीं आई तो पार्टी ने क्या किया, अपनी इश्यू फ्रेम की है। कितने टाइम किया? 7 टाइम। इश्यू फ्रेम करने के बाद वो किससे मिलने के लिए गए? तो बोले वो एडवोकेट से, प्लीडर से या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से मिलने गए। कितने लोगों से मिले? 6 लोगों से मिले। 6 लोगों से मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑर्डर नंबर फॉर्म में सूट इंस्टीट्यूट कराया। कितनी कॉपी में? 2 कॉपी में। देन वो 5 आता है कि जैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है तो क्या जारी करते? समन जारी करते हैं। कितने लोगों को समन जारी किया? 30 लोगों को जारी किया। समन जारी किया तो किस पर डिपेंड था? तो ऑर्डर नंबर 6 कहते हैं प्लीडिंग पे डिपेंड था। और जब प्लीडिंग तैयार हो जाती है तो अपना क्या बन जाता है? प्लान तैयार हो जाता है। दोनों कितनी बार बनाए? अपने 18 बार। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हुआ, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग तैयार हो गई, तो सामने वाले पार्टी पे समन गया, उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको करना पड़ेगा रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ। कितने टाइम करेगा? 10 टाइम करेगा। देन आता चैप्टर ऑर्डर नंबर 9, और 9 में फाइनली वो कोर्ट में अपीयर होगा। उसके अपीयरेंस और अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होगा। कितने लोग आए? 14। जैसे ही वो कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं तो जज साहब उनकी एग्जामिनेशन करते हैं 4 टाइम। एग्जामिनेशन होते ही जज साहब उससे कहते हैं तेरे पास इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम कोर्ट में प्रोड्यूस करो ताकि हम उसको इंस्पेक्ट कर पाएँ। आपने प्रोड्यूस किए उसको ऑर्डर नंबर 11 में, और प्रोड्यूस किया आपने कितने में? 23 टाइम। और फिर आता आपके पास 12। आपने जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया आपने उसको एडमिट किया, यस सर जो मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया वो सारे मेरे अकॉर्डिंग सही हैं। कितनी बार? 9 टाइम। 9 टाइम अपने एडमिशन किया तो 13 कहता कोर्ट ने कहा ठीक है, जो काम के हुए वो कोर्ट ने रख लिए, इम्पाउंड कर लिए, जो काम के नहीं थे कोर्ट ने रिटर्न कर लिए ऑर्डर नंबर 13 के अंदर 11 बार। फिर ऑर्डर नंबर 14 आता है, फाइनली कोर्ट ने क्या करेगा? इशू सेटलमेंट करेगा। कितनी बार करेगा? 14 में 7 बार। देन आता 15, और 15 कहता है फर्स्ट ईयर में डिस्पोजल कर लेते हैं। कितनी बार डिस्पोजल किया जाएगा? तो इन्होंने बोला कि 4 बार। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन भी 4 टाइम है तो ये डिस्पोजल भी 4 टाइम है। फिर ऑर्डर नंबर 16 के अंदर हमने क्या किया? समन जारी किए। कितने जनों को जारी की? 21 को। कल हमने लिख लिया था मिस्टेक टू 22, तो उसको आप ठीक कर लीजिए 21 को। देन आता है 21A। 21A कहता है कि जो 16A कहता है कि जो प्रिजन्स हैं, जो रिटर्न है, उनको भी बुलाया जा सकता है। कितने लोग थे हमारे पास? 7 लोग थे। देन आता है हमारे पास ऑर्डर नंबर 17। और जब वो आएंगे तो उनको समय लगेगा तो हमें क्या देना पड़ेगा? एडजर्नमेंट देना पड़ेगा। कितने टाइम? 3 टाइम एडजर्नमेंट दिया। फाइनली ऑर्डर नंबर 18 में वो कोर्ट में अपीयर हुए। कोर्ट ने उनका एविडेंस लेना स्टार्ट किया और हियरिंग करके डिस्पोजल किया। कितनी बार? 18 में 90 टाइम। 19 कहता है कि सारी प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी? कि सब एफिडेविट पे की जाएगी। कितने एफिडेविट पेश किए? सब 3 एफिडेविट पेश किए। देन आता 20, और फाइनली को जज साहब ने क्या दिया? जजमेंट और डिक्री। और 20 में 20 टाइम। और जैसे जजमेंट और डिक्री आए तो 21 में हमने क्या कर लिया? एग्जीक्यूशन। कितनी बार कर लिया? 106 बार। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 22। आते हैं हम 22 पे, तो हम देखेंगे ऑर्डर नंबर 22। ऑर्डर नंबर 22 में आपको 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती हैं कि पर्सन की सबसे पहले क्या होती है? कि साहब मैरिज होती है। जैसे बंदे की मैरिज हो जाती है तो बंदा क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट होते क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होती क्या कर लेता है वो? 12 डेज हो जाते हैं, 12 दिन हो जाते हैं। तो कैसे हमने ऑर्डर 22 याद किया कि सबसे पहले बंदे की मैरिज होती है। मैरिज होते ही सारे पैसे खत्म, इंस्टॉलमेंट हो जाता है, और इंस्टॉलमेंट हो जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद क्या बनात करते हैं हम? 12 दिन। तो इसके रूल भी कितने हमारे? 12। देन आता है हमारे पास ऑर्डर नंबर 23। जैसे ही मैरिज हुई, इंस्टॉलमेंट हुआ या डेथ हुई
तो मैटर में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि या तो हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट या कर लेते हैं विड्रॉल। जैसे कि एग्जांपल, मेरी मैरिज हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी, तो पुराने मैटर चले साहब हम तो इन लफेड़ में नहीं पढ़ना चाहते, हम यहीं छोड़ देते हैं, तो हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर लिया या विड्रॉल कर लिया। जैसे पर्सन की डेथ होती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि अब इस मैटर को कौन देखेगा, तो वो उनका भी क्या प्रायोरिटी रहती है, या तो विड्रॉल कर लो या एडजस्टमेंट कर लो। और जैसे इंस्टॉलमेंट हो जाते हो तो सिविल मैटर में इंस्टॉलमेंट के बाद वैसे कुछ बचता ही नहीं है, तो अगला ऑर्डर कहता है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट। कितनी बार, 4 टाइम। क्यों, क्योंकि 10 में भी 4 टाइम था, उसी को हम कर रहे हैं कंटिन्यू। देन आता है 24। जैसे आप विड्रॉल करोगे तो कोर्ट आपसे कहेगा कि भाई आप पैसे जमा करवा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। तो 24 कहता है पेमेंट टू कोर्ट। तो पेमेंट टू कोर्ट कितनी बार, 4 टाइम, क्योंकि आपने 4 बार विड्रॉल करोगे तो 4 टाइम आपको उसको करना पड़ेगा। तो आ जाएगा पेमेंट टू कोर्ट कितनी बार, 4 टाइम। जैसे आपने पेमेंट जमा करा है तो कोर्ट आपसे कहेगा कि जी आप हमें क्या दीजिए, सिक्योरिटी दे दी आपने, उसके बाद हम सिक्योरिटी दीजिए। ये तो पेमेंट जमा करें, आप सिक्योरिटी दीजिए कि जब जब हम आपको बुलाएंगे आप कोर्ट पे पधारेंगे, क्योंकि अगर आप श्योरिटी नहीं देते तो हम आपको कैसे आपको जाने दे, तो आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे श्योरिटी देनी पड़ेगी आपको कितनी बार, 2 टाइम, श्योरिटी 2 टाइम देनी है। फाइनली आपने श्योरिटी देके घर चले गए, अब आप बीमार हो गए तो हम आपको बुलाना है, कैसे बुलाएंगे, आप तो आ नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो बोला आपके लिए कमीशन भेज देंगे। क्या कर देंगे हम, कमीशन जारी कर देंगे। तो आइए यहाँ पे हम कमीशन जारी कर देते हैं। कितनी बार, 22 बार। अब देखिए कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, क्या पढ़ा था, कमीशन कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, तो आपको पता होगा कि कल हमने देखा था एक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। क्या देखा था, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। कहाँ पे देखा था, तो वो था चैप्टर नंबर 3। कहाँ पे देखा था अपने, पार्ट नंबर 3 में, याद होगा आपको, 75 to 78। तो क्लियर हो गया। 75 to 78 जो सेक्शन है उनके साथ को रिलेट करके कौन सा ऑर्डर पढ़ेंगे, तो ऑर्डर नंबर 26। तो यहाँ पे आ गया अपना कमीशन भेज दिया। जब कमीशन भेज दिया हमने आपको, तो ऑर्डर नंबर 27 कहते हैं। अब देखिए 27, 27A, 28, 29, 30 एंड 31 ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम के नहीं है, यहाँ ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बट इनको याद करने का हमारे पास एक तरीका है। स से सरकार, स से संविधान, से सैनिक, नि से निगम, फ से फर्म और न्या से न्यास। कैसे याद कर लिया हमने, स से नि फ न्या। कैसे क्या अपन है, इनको अगर एक साथ करते हैं तो या तो आपके पास स से नि फ न्या, ऐसे करके इसको याद किया है। क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं, बट मेजर एक्ट है और मेजर एक्ट हमें पता होना चाहिए। इन द केस आप जुडिशरी में बन जाते हो तो वेरी गुड, नहीं तो कहीं आप किसी दिन यहाँ आके खड़ा होने का मौका आपको भी मिले, तो एज ए टीचर आपको सब कुछ आना चाहिए। तो क्या बोला, स से नि फ न्या। स से सरकार इज अ गवर्नमेंट, स से संविधान इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, से सेना इज अ आर्मी, नी से न्यास यानी निगम यानी कॉरपोरेशन, फ से फर्म और फर्म ही है आपका, और न्या से ट्रस्ट। तो यहाँ आपको इसको ऐसे याद करना है क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ही बनते हैं, बट इसमें एक चीज़ आती है, इनके अगेंस्ट और इनके द्वारा कौन केस फाइल करेगा। क्या कहा, अगेंस्ट बाई गवर्नमेंट, अगेंस्ट एंड बाई ट्रस्ट, अगेंस्ट एंड बाई आर्मी, अगेंस्ट एंड बाई फर्म, अगेंस्ट एंड बाई ट्रस्ट, इनको लेके होता है। तो हमने एक जगह पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, आर्टिकल, एक आर्टिकल कहता है कि जब कभी भी भारत सरकार के विरुद्ध केस फाइल करेंगे तो उसका नाम आएगा यूनियन ऑफ इंडिया, और जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा तो लिखेंगे स्टेट ऑफ, जिसका स्टेट का नाम है। ये हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था, क्योंकि वो आर्टिकल यहाँ काम आता है, और साथ ही साथ सीपीसी का एक सेक्शन भी काम आता है जो आपको ये बताता है कि यूनियन ऑफ इंडिया। और ये तो आते हैं हमारे पास कौन सा आर्टिकल आता है काम हमारा, तो बोला ये हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 299, ठीक है, और 300 दोनों को करते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर, कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 79 में। तो ये था हमारा ऑर्डर नंबर 30 तक। देन आता है हमारे पास, तो ऑर्डर नंबर क्या था, 22 डेथ होना, 23 एडजस्टमेंट, 24 पेमेंट, 25 कहता है सिक्योरिटी दे दीजिए, 26 कहता हम कमीशन जारी कर देंगे, और 27A, 28, 29, 30 और 31 से नी फ न्या, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है हम लोग चलते हैं ऑर्डर नंबर 32 पे। ऑर्डर नंबर 32 जो इम्पॉर्टेंट है आपका, ऑर्डर नंबर 32।
अब सब लोग आ गए तो बच्चा कौन हमारा माइनर, तो माइनर्स को भी लेके आते हैं, तो आते हैं हमारे पास माइनर। कितने माइनर है हमारे पास, कितने माइनर है हम लोगों के पास, तो आते हैं हमारे पास 16 माइनर है। कितने हैं 16। और 16 माइनर कहाँ पर रहते हैं, तो 32 कहता फैमिली में। कहाँ रहते हैं ये लोग, फैमिली में। कितनी फैमिली इनके पास 6। तो कैसे याद किया, 16 माइनर थे और 6 फैमिली में रहते, तो हम सबको याद हो जाएगा। अब चलो सब माइनर भी आ गए, अब बचा कौन हमारे पास, तो सब बचा हमारे पास इंडिजेंट। कौन बच गया हमारा, गरीब बच गया। तो अब आता है इंडिजेंट को भी लाते हैं हम, तो बोला ठीक है ये भी आ गए हमारे। कितने हैं हमारे पास, तो बोला हमारे पास टोटल है ये हमारे 18। टोटल हमारे पास 18 इंडिजेंट है। अब आता है आपके पास आदमी गरीब कब होता है, आदमी गरीब कब होता है, हम सबको पता है पैसे सबके पास है, पर हम लोग आदमी यहाँ से गरीब होता है। बट यहाँ इस आदमी के साथ एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है बट कैश कुछ नहीं है। अब उसको बेचे तो उसको पैसा मिलेगा, पर बेचे कैसे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे 10 भाइयों का हक है, 10 साइन करे नहीं, बेचे नहीं, तो क्या बन गया बेचारा, वो इंडिजेंट बन गया। तो अगला ऑर्डर कहता है उसके पास क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितनी इमूवेबल है, तो 18 लोग हैं और प्रॉपर्टी इनके पास 15 ही है, इसीलिए तो लड़ाई हुई। अगर 18 की 18 प्रॉपर्टी हो जाती तो लड़ाई नहीं होती, तो 15 लड़ाई हुई। तो उन्होंने केस किया। जब घर परिवार की लड़ाई हो, 2 भाइयों की लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, तो क्या कहते हैं, डिफेंडेंट की लड़ाइयाँ हैं, तो क्या आ जाएगा, इंटरप्रीटर सूट। तो अगला कहता है आपके पास इंटरप्रीटर सूट। कितनी इंटरप्रीटर सूट करेंगे हम, 6 बार, मतलब 6 रूल है। इंटरप्रीटर सूट लेकर कोर्ट के पास गए तो कोर्ट को कैसा लगा, स्पेशल मैटर, घर परिवार का मैटर लोगों के सामने थोड़ी लाया जाता है। तो ऑर्डर नंबर 36 कहता है स्पेशल मैटर। कितने स्पेशल मैटर हैं, जब ये भी 6 हैं तो मैटर भी स्पेशल 6 बनेंगे। स्पेशल मैटर आ गए, स्पेशल मैटर आ गए तो कोर्ट को लगा फटाफट निबेड़ते हैं, क्योंकि घर की बात घर में रह जाए तो उतना बढ़िया है। तो कोर्ट ने क्या किया, समरी प्रोसीजर। क्या क्या कोर्ट ने, समरी प्रोसीजर। ये जो कोर्ट है समरी प्रोसीजर के कितना टाइम करेगा, तो 6 ये है, 6 ये, तो 6 प्लस कोर्ट अपना भी डिस्क्रिप्शन यूज करेगा, तो क्या हो जाएंगे अपने 7। तो इसमें कितनी बार करेगा, 7 बार। जैसे ही कोर्ट ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, समरी स्टार्ट की, तो वैसे ही उनके बाकी लोगों ने या तो प्रॉपर्टी को बेचना शुरू किया या फरार होने लग गए। तो हमें क्या करना पड़ा, जजमेंट तक इंतजार करेंगे, तो ना तो प्रॉपर्टी हाथ में बचेगी और ना पर्सन बचेगा जिसके अगेंस्ट हमें डिक्री लेनी है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑर्डर 38 कहता है बिफोर जजमेंट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो क्या, बिफोर जजमेंट अटैचमेंट एंड अरेस्ट। कितनी बार करेंगे 38 के अंदर, तो बोला 38 में हम करेंगे 13 बार। कितनी बार करेंगे, 13 बार। फिर आता ऑर्डर नंबर 39। अब आप बताइए कि जैसे ही उनके भाइयों के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया, अटैचमेंट, या हम लोगों ने अरेस्ट, तो क्या वो राजी राजी जो है अपनी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होने देंगे, नहीं। वो कोर्ट से क्या लेके आएंगे, स्टे लेके आएंगे। उस स्टे को क्या बोलते हैं, टेम्पररी इंजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, टेम्पररी इंजेक्शन। कितनी बार लेके आएंगे, 10 टाइम। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी पर टेम्पररी इंजेक्शन लेके आ गए, अब क्या हो गया, स्टे लग गया, ना तो प्रॉपर्टी इधर हिल सकती है ना इधर हिल सकती है, और केस सदियों तक चलता है। और किसी और ने आके पोजीशन कर लिया तो 2 भाइयों की लड़ाई में कोई और चला जाएगा। जैसा अपन ने देखा ना, 2 बच्चों की लड़ाई में बिल्ली आके रोटी लेके भाग जाती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कराना भी तो जरूरी है। तो किसकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, रिसीवर की। तो 40 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। कितने बार करवा सकते हैं, 5 टाइम। तो ये कल की जो प्रोसीडिंग थी जो मैंने आपको बताई थी कि हम लोग जब ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 21 करते हैं और 21 का जो एग्जीक्यूशन हमें पसंद नहीं आता है तो हम भागे भागे जाते हैं अपील के अंदर। अपील कहाँ शुरू हो जाएगी, 41 से। तो उसके बीच में जो प्रोसीडिंग थी वो ये थी, क्या थी उसके बीच की प्रोसीडिंग, हाँ जी हिंदी में भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, रिसीवर की अपॉइंटमेंट करती। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं कि ऑर्डर नंबर 22 कहता है आदमी का विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है तो दिवालिया हो जाता है, और दिवालिया होते उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होती है तो उसके 12 दिन हो जाते हैं, 12 रूल हैं। जैसे ही 12 दिन हो जाते तो घर परिवार को लगता है हमें क्या करना, तो ऑर्डर नंबर 3 में वो उसका समायोजन कर लेते हैं या उसका प्रत्याहरण कर लेते हैं। कितनी बार कर लेते हैं, 4 टाइम, क्योंकि मैटर कितने थे हमारे पास, 4 थे। जैसे ही आप मैटर को समायोजन प्रत्याहरण करोगे, कोर्ट कहेगा भाई इतने टाइम तो हमारा टाइम वेस्ट किया तो खर्चा जमा करा, तो आपको कोर्ट में खर्चा पैसे जमा कराने पड़ेंगे। कितनी बार, 4 बार। विड्रॉल भी 4 बार किया, पैसे भी 4 बार जमा कराने। तो कोर्ट कहता तो मुझे श्योरिटी दे कि मैं तुझे जब जब बुलाऊंगा दोबारा तो आएगा। तो आपने कहा मैं श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। कितनी बार श्योरिटी दे, 2 जनों के लिए
के दे कि ये 2 गवाह हैं जो कहते हैं जब तू नहीं आएगा तो हम इनको पकड़ के ले आएंगे। ठीक है, अब आप घर चले गए, बुलाना मौका मिला दोबारा तो आप तो बीमार पड़ गए, अब क्या करेंगे? तो हमने आपके लिए कमीशन जारी किया। और आपको याद होगा कल भी हमने कमीशन जारी किया था। कहाँ पे किया था? तो हमने किया था चैप्टर नंबर 3 में, और हाउ सेक्शन था हमारा 75 से 78 तक में। देन कमीशन जारी किया। फिर मैंने कहा आपको याद करने का तरीका, स से नी, फिर आ जाता है नी के बाद फ और निया। स यानी सरकार, से यानी संविधान का इंटरप्रिटेशन, फिर आता से यानी सेना, नी यानी निगम, फ यानी फर्म, और उसके बाद न्याय यानी न्यासी। इनसे रिलेटेड आ जाते हैं सारे ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर खत्म होते हैं तो हमारा बच्चा कौन है? बच्चा कौन हमारा? बच्चा। तो बच्चा आ गया हमारा माइनर। कितने माइनर थे हमारे पास? तो मैंने आपको बताया 16 माइनर थे। ये माइनर कहाँ रहते हैं? तो 16 कहते हैं अपने घरों में रहते हैं। घर में रहते हैं। तो अब बच गया कौन? सब जन आ गए। तो बच गया कौन? हमारा निर्धन। उसको वैसे सबसे लास्ट में याद करते हैं क्योंकि पैसे वालों को हम पहले याद करते हैं और निर्धनों को बाद में याद करते हैं। तो आ गए अभी हमारे निर्धन भी। चलो निर्धन आ गए। कितने निर्धन थे हमारे पास? क्या 18 थे। वो निर्धन बने कैसे? तो ऑर्डर में 34 कहता है उनके पास जो स्थावर संपत्ति थी वो 15 थी। 15 थी तो हो गई लड़ाइयाँ और बेचने देवे नहीं, तो फिर क्या बन गए हमारे? तो स्थावर संपत्ति 15 गई। 15 स्थावर संपत्ति कैसे था? 2 भाइयों की लड़ाई, 10 भाइयों की लड़ाई, आपस में लड़ रहे थे, कोई तीसरे को परेशान कर रहे थे। तो क्या कहते हैं? 2 डिफेंडेंट के बीच की लड़ाई। क्या कहते हैं? 2 प्रतिवादियों के बीच की लड़ाई। तो उस प्रतिवादियों के बीच की लड़ाई को क्या कहते हैं? अंतराविवक्षीवाद। अगर आपको याद होगा अंतराविवक्षीवाद किया। कितने वाद हो गए हमारे पास? 6 हो गए। तो 6 वाद आ गए। तो मैटर कैसा था? भाइयों का, घर परिवार का मैटर था। तो कोर्ट को भी लगा स्पेशल मैटर, इनको टाइम पे नहीं बढ़ा जाए। तो स्पेशल मैटर कितने बना दिए कोर्ट ने? 6 बना दिए। बना क्या कोर्ट ने? क्या किया? फटाफट निबेड़ा करो ताकि भाइयों में शांति बनी रहे। तो कोर्ट ने समरी प्रोसीजर चलाया। कितनी बार? 6 तो केस थे ही थे और कोर्ट ने अपना डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। तो हो गए कितने अपने पास? 7 हो गए। जब 7 आ गए तो फिर क्या किया कि भाई भागने लग गए, भाई प्रॉपर्टी को बेचने लग गए। तो जब तक डिसीजन नहीं आए और भाई भाग गए और प्रॉपर्टी बेच दी तो मतलब ही नहीं कोर्ट जाने का। तो हमें क्या लाना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस भाई को भागने से रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर, उस प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने के लिए हमें उसको अटैचमेंट कराना पड़ेगा ताकि क्या हो जाएगी? वो सरकार कोर्ट के पास रहेगी और सेफ रहेगी। तो ऑर्डर नंबर 38 कहता है गिरफ्तारी से पूर्व निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय से पूर्व कुर्की करवा ली। जैसे ही आपने कुर्की का ऑर्डर लगवाया वैसे ही आपका भाई जो है स्टे लेके आ गया। और स्टे को कहते हैं टेम्पररी इंजेक्शन, अस्थायी व्योदेश। क्योंकि अस्थायी व्योदेश कब तक आता है? जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं आता है। तो ऑर्डर नंबर 39 कहता है हम अस्थायी व्योदेश ले आते हैं। कितनी बार ला सकते हैं? सब 10 बार ले आते हैं। लेके आ गए तो अब वो जमीन जिसमें स्टे लग गया, अब जमीन की देख रेख कौन करेगा? ना तो आप करोगे ना मैं करूंगी, और नहीं तो जमीन को और ले जाएगा। और हमने तो देखा है कि जब किसी भी प्राइवेट जमीन पर कोई आदमी, कोई भी पर्सन 20 साल तक अगर बैठ जाए तो जमीन उसकी हो जाएगी। तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो हमें फटाफट क्या करना पड़ेगा? उस जमीन का एक केयरटेकर ढूंढना पड़ेगा जिसको कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं रिसीवर अपॉइंट करते हैं। रिसीवर को हिंदी में कहते हैं प्रापक। तो बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाएगी तो रिसीवर को रिसीवर याद करते हैं। और कितने बार आ गए हमारे? 5। अब क्लियर? तो हिंदी में समझ में आया आप लोगों को? चलिए ये हो गया खत्म यहाँ तक। अब आता है हमारे पास अगली प्रोसीडिंग जो मैंने आपको कल बताई थी 41 से। तो जो हमारे पास आएगी यहाँ पर 41 से। ऑर्डर नंबर 41 कहता है अपील। किसकी अपील? आता है ओरिजिनल डिक्री की अपील। क्या आता है? ओरिजिनल डिक्री की अपील। कितनी बार करेंगे? 37 टाइम। कितना टाइम करेंगे? 37। तो ऑर्डर नंबर 42 कहता है अपीलेट डिक्री की अपील। किसकी अपील करेंगे? अपीलेट डिक्री की। कितने टाइम करेंगे? 3 टाइम। तो आता है हमारे पास अपीलेट डिक्री 3 टाइम। तो बोला चलो ये दोनों आ गए तो इसको क्या बोलते हैं? वैसे फर्स्ट अपील, और हिंदी में कहते हैं मूल डिक्री की अपील। दूसरा आता है अपीलेट डिक्री की, मतलब अपीलेट डिक्री की अपील। डिक्री की में ऑर्डर आ गया, फिर से उसकी अपील करने गए तो आगे इसको बोलते हैं सेकंड अपील। क्या बोलते हैं? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट अपील, अपनी भाषा में हम बोलेंगे तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक है, और ये हो गई हमारी सेकंड। अब आता बच गया कौन? हमारे ऑर्डर्स की अपील। तो बोला उसकी भी अपील दे देते हैं। तो आता अपील ऑफ फ्रॉम ऑर्डर्स। कितनी बार करेंगे? 2 टाइम। कितनी बार करेंगे हम? 2 टाइम। देन आता है ऑर्डर 44, और ऑर्डर 44 कहते हैं अब हमें गरीबों की भी अपील सुन लो भाई। तो क्या कहते हैं? अपील जो है निर्धन की अपील। कितनी बार करेगा ये? 3 टाइम, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 4 निर्धन की अपील और 3 निर्धन। तो इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा इसकी अपील उसमें इसकी, तो 33 के साथ लिखेंगे 44 जो आपको हमेशा याद रहेगा, और 44 के साथ लिखेंगे 33। तो देखो यहाँ की चीज़ हो गई हमारे पास 41 फर्स्ट अपील,
42 सेकंड अपील, 43 ऑर्डर की अपील, 44 निर्धन की अपील। देन आता है, अब बच्चा कौन हमारे, सबकी अपीलें ले ली, तो चलो हम भागे भागे सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। तो 45 कहता है सुप्रीम कोर्ट को अपील। कितनी बार करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट को? 17 बार करेंगे। अब भाई अपील हो गई हमारी खत्म, तो बच्चा क्या हमारा रेफरेंस, तो हम रेफरेंस भी कर देते हैं। तो आता निर्देश करेंगे 7 बार। रेफरेंस कितनी बार करेंगे? 7 टाइम। अब रेफरेंस भी आ गया तो बच्चा कौन हमारा, तो बोला भाई रेफरेंस आ गया तो रिव्यू भी करा लेते हैं। तो ऑर्डर 47 कहता है कि हम क्या करेंगे? रिव्यू। कितनी बार? 9 बार, 9 टाइम, 9 बार। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, राइट। तो आप मुझे बताइए कि ऑर्डर नंबर 46 के साथ मैं ऑब्लिक करके क्या लिखूं? ऑर्डर नंबर 46 के साथ मैं ऑब्लिक करके क्या लिखूं? ऑर्डर नंबर 46 के साथ ऑब्लिक करके क्या लिखें? तो बोला इसके साथ हम ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन नंबर, एकदम सही बोला है पूजा जी, 113। अब बताइए ऑर्डर नंबर 47 के साथ कौन सा सेक्शन लिखूं? ऑर्डर नंबर 47 के साथ कौन सा सेक्शन लिखूं? रिव्यू। कल ही हमने कहा था 2 सेक्शन के बीच में क्या आ जाती है? 114। पूजा जी का आंसर एक फिर से सही, 114। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर है इनके सेक्शंस कहाँ दिए गए हैं। अब आपके पास एक सवाल आना चाहिए, रिवीजन का है, तो रिवीजन को अलग से कोई ऑर्डर नहीं बनाया है, बट जब हम ऑर्डर नंबर 6 पढ़ेंगे और उसका रोल नंबर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ हम रिवीजन के बारे में देखेंगे। हाँ, आपका आंसर भी सही है कामिनी जी, SK जी जो है, देवेंद्र जी, आपका आंसर सही है। देन आता है हमारे पास, हो गया। अब आता है फिर से वही बात, ऑर्डर नंबर 48 मिसलेनियस की बात करता है। ऑर्डर नंबर 49 चार्टर्ड हाई कोर्ट की बात करता है। अब आता है ये मिसलेनियस, कल हमने कहाँ पढ़ा था? तो मिसलेनियस हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 11, तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिख दीजिए मिसलेनियस के पार्ट नंबर 11। देन आता है हमारे पास चार्टर्ड हाई कोर्ट। चार्टर्ड हाई कोर्ट का मीनिंग क्या समझते हैं आप? चार्टर्ड हाई कोर्ट का मीनिंग होता है ऐसा हाई कोर्ट जहाँ पर विटनेस डायरेक्ट जाते हैं, विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं और अपनी गवाही पेश करते हैं, जहाँ पर प्रोसीडिंग पब्लिक के सामने होती हैं। और इंडिया में चार्टर्ड हाई कोर्ट ओनली बॉम्बे के अंदर होता है। तो आपको पता ही होगा, टीवी में हम जो कोर्ट देखते हैं और जब हम प्रैक्टिकली हम कोर्ट जाते हैं तो बहुत डिफरेंस हो जाता है कि ये क्या, टीवी में तो बड़ा सुंदर कोर्ट देखा था और यहाँ जाके देखते हैं ये क्या, यहाँ तो जज साहब तो दिखते नहीं है, सिर्फ अकेले दिख जाते हैं। जज साहब बैठे होते हैं आराम से, हमें ऐसे पीछे खड़े होकर देखना पड़ता है जज साहब कहाँ हैं, जज साहब कहाँ हैं। होता है ना, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा जब आपने पहली बार कोर्ट गए होंगे। लेकिन टीवी में जो कोर्ट बना वो बॉम्बे के अकॉर्डिंग बना। तो चार्टर हाई कोर्ट वाकई ऐसे होते हैं, जहाँ जज साहब बैठते हैं, इधर भी विटनेस बॉक्स होता है, इधर भी होता है, यहाँ पे जनता बैठती है, जैसे सब टीवी में होता है। तो वो कहाँ पर है? बॉम्बे के अंदर। देन आता है ऑर्डर नंबर 50 और ऑर्डर नंबर 51। एक बताता है आपका प्रांतीय और दूसरा बताता है आपका प्रेसिडेंस। तो ये आता है आपका प्रांतीय और दूसरा आता है आपका पास प्रेसिडेंट। इनके रूल्स याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी डजंट मैटर है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक चार्ट। हमने देखा था कि कैसे हमें सेक्शंस पता होने चाहिए, कैसे चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर और ऑर्डर्स को अलग अलग करके करोगे और देन को रिलेट करोगे तो आपके लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक अच्छी सी कहानी थी आपके सामने और कहानी से याद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा 1 बाय 1 चीज़ें आती रहती हैं। तो थोड़ा सा अपन रिव्यू कर लेते हैं यहीं से, आज का 22 से। 22 में डेथ दिवालिया हो गए, देन एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट करते कोर्ट में आपको क्या करना पड़ा? पेमेंट, एडजस्टमेंट करते आपको पेमेंट जमा कराना पड़ा। पेमेंट के लिए आपको श्योरिटी देनी पड़ी, श्योरिटी दी तो कमीशन भेजना पड़ा। कमीशन भेजा, किसको भेजते कमीशन? स से सी नी फफ याना को भेज देते हैं, भेज दिया उनको। अब क्या होगा? माइनर आ गया। माइनर कहाँ रहता है? सब फैमिली में रहता है। फैमिली में माइनर ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है? आदमी निर्धन हो जाता है। निर्धन होता है, क्या होता है? जब उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या हो जाते हैं? झगड़े होते हैं। तो किन में झगड़े होते हैं? भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। तो इंटरप्रेटर सूट आ जाता है। इंटरप्रेटर सूट आया तो कैसी लड़ाई थी? घर परिवार की। तो स्पेशल मैटर हो गया। स्पेशल मैटर तो क्या करेंगे? समरी प्रोसेस से करेंगे। समरी प्रोसेस जैसे करते हो तो हमें अरेस्ट और अटैचमेंट के ऑर्डर निकालने पड़ते हैं। जैसे ही अरेस्ट और अटैचमेंट का ऑर्डर निकालें तो सामने से स्टे आ जाता है। स्टे आता है तो रिसीवर को अपॉइंट करना पड़ता है। रिसीवर को अपॉइंट किया तो अपील में जाना पड़ता है। तो फर्स्ट अपील की, फर्स्ट अपील में हार गए तो सेकंड अपील की, फिर सेकंड अपील के अंदर तो ऑर्डर्स निकल गए तो ऑर्डर्स की अपील कर दी। ऑर्डर की अपील कौन करने गया? निर्धन करने गया। निर्धन कहाँ गया? साहब सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज किया तो क्या करेंगे?
रेफरेंस करें साहब, रेफरेंस नहीं सुना तो क्या करेंगे साहब, रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू भी नहीं हुआ तो मिसलेनियस करके ख़त्म करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, चार्टर्ड हाई कोर्ट में जाएंगे। ये चार्टर्ड हाई कोर्ट कहाँ है, या तो आपके प्रांतीय में है या आपके प्रेसिडेंस में। तो ये जस्ट एक आपको याद कराने के लिए कहानी होती है, क्योंकि कई बार आपको एकदम बीच में से पूछेंगे आपको नहीं याद आएगा, लेकिन अगर क्लिक किया तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो कोई भी चैप्टर उसको ऐसे याद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन की तरफ। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन से। तो आपने देखा होगा हमने सबसे पहले कल किया था स्टार्टिंग। क्या किया था हम लोगों ने, स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग हमारी क्या थी, तो हमने देखा ये स्टार्टिंग हमारी प्रीलिमिनरी थी। ये कहां से कहां तक था कि साहब ये हमारा 1 to 8 था। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग सेक्शन 1 to 8 पढ़ने जा रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए। आज हम बहुत सारा पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम 1 to 8 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर 1 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए और निकाल लीजिए सेक्शन नंबर 1। पढ़ने का टाइम टेबल, ओके, ऑनलाइन सेंड करो मैम, जरूर करेंगे। फिलहाल हम सीपीसी पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको टाइम टेबल भी दे देंगे। यस, हम पढ़ते सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम, विस्तार एंड प्रारंभ। संक्षिप्त नाम है इसका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका एक्सटेंट है एक्सेप्ट जे&के होल ऑफ इंडिया, बट उसके कुछ सेक्शंस हैं जो अप्लाई होते हैं, जो हम पढ़ेंगे इंडिया के डेफिनेशन में। देन आता है ये और कहाँ अप्लाई नहीं होता, कि साहब ये नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। सब कौन सा ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता है, तो आता है कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में दिया गया है। और इसका एक्सटेंड कमेंसमेंट कब हुआ, तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसका कमेंसमेंट 1 जनवरी 1909 को हुआ। सेम यही डे था, एक और एक्ट था हमारे कोर्स में पहले, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका नाम था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, और वो भी 1 जनवरी 1909 को आया, जो भी हमारे कोर्स में नहीं है। बट अदर देन राजस्थान जुडिशरी, इंडिया की और भी ऐसी जुडिशरी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं, तो वो लोग इसको कोरिलेट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, और वो भी 1 जनवरी 1909 को आया है। अगर वो 8 का है तो उसका एक्ट नंबर याद करना भी ईजी है। जैसे इसका एक्ट नंबर 5 है, वैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक्ट नंबर 16 है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो उसका डबल करोगे तो उसके एक्ट नंबर भी आपको याद हो जाएंगे। देन हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार सेक्शन नंबर 2 समझ लिया तो आपको पूरा सीपीसी इजी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम लोगों के मन में आता है कि कोई हमें ये बता दे ये डिक्री क्या होता है, ये ऑर्डर क्या होता है, ये जजमेंट क्या होता है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली आस्पेक्ट ने हमें देखा, कोई इसने चोरी की, किसी ने लूट की, किसी ने डेकोइटी की, इसलिए हमें पता है एफआईआर दर्ज होगी, कंप्लेंट होगा, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, ट्रायल करेगा। बट यहाँ पर तो इतना कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो हमारे मन में लगता है जजमेंट तो हमने सुना है, क्योंकि हमने कभी स्कूल में ये नहीं देखा। हम जाते हैं मैडम के पास और मैडम जजमेंट देती हैं, या तो इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में, लेकिन कभी मैडम ने डिक्री नहीं दिया कोर्ट में, स्कूल के अंदर कभी डिक्री नहीं दी। तो ये डिक्री हम लोगों के लिए है, क्योंकि एक होता है डिक्री, एक होता है डिग्री, एक होता है डिक्री। तो ये 3 कन्फ्यूजन आ जाते हैं हमारे सामने। तो हम आज इसको देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। ये बताता सेक्शन नंबर 2। सबसे पहले आता है नंबर 1, और नंबर 1 कहता है कोड। कोड से आप क्या समझते हैं, कोड का मीनिंग होता है, वो कहता है कोड का मीनिंग है सिविल प्रक्रिया संहिता है। और नंबर 2 जो हम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका डिक्री। डिक्री से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ हम कुछ चीज़ें हमें रटी हुई होनी चाहिए, यहीं से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है। और अभी अभी आपने देखा होगा कि यहीं से हमारे प्री का क्वेश्चन आया है। तो आप लोग लिखिए 5 क्वेश्चन। सबसे पहले डिक्री से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन डिक्री। नंबर 2 लिखिए आप, डिक्री कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिक्री। नंबर 3 लिखिए, व्हाट डू यू मीन प्रीलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। What do you mean preliminary and final degree? Number 4 लिखिए, What do you mean deemed decree? What do you mean deemed decree? Number 6 लिखिए, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है। डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है। अगर आपने इनको इन पॉइंट्स के वे में देख लिया तो आपका एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है, ध्यान से उसको सुनिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, डिक्री में इनमें से
किसको डिटरमाइन किया जाता है? डिक्री में इनमें से किनका डिटरमाइन किया जाता है, किनका विनिश्चय किया जाता है? ए राइट्स का, बी ड्यूटीज़ का, मतलब पार्टीज के राइट्स का, पार्टी की ड्यूटीज़ का, सी ए और बी दोनों, डी कोर्ट का डिस्कशन पावर है, वो राइट्स को भी डिटरमाइन कर सकता है, ड्यूटीज़ को भी कर सकता है, लाइबिलिटी को भी कर सकता है। फिर से आपके पास सवाल आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है, डिक्री में किसको डिटरमाइन किया जाता है? ए राइट्स, बी ड्यूटीज, सी ए और बी दोनों, डी कोर्ट का डिस्कशन पावर है, वो राइट्स को भी डिटरमाइन कर सकता है, वो ड्यूटीज़ को भी कर सकता है, वो लाइबिलिटी को भी कर सकता है, डैमेजेस सब कुछ कर सकता है वो। इसका आंसर है ओनली, सबके आंसर गलत हैं क्योंकि इसका आंसर है ए। डिक्री में पार्टीज के राइट डिटरमाइन किए जाते हैं। अपना बैरक खोलिए और उसमें देखिए, डिक्री में पार्टीज के राइट डिटरमाइन किए जाते हैं। यस कैलाश जी आपका आंसर सही है ए। इससे पहले संपत जी आपका आंसर भी सही है ए। हाँ कृष्ण जी आप सही कहते हैं, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न है और यहीं से अगर आपका प्री का क्वेश्चन आता है तो पहले गलती हम यही कर लेते हैं। तो क्या कहा? नंबर 1 डिक्री कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसमें पक्षकारों के राइट को डिटरमाइन किया जाता है। तो हमारे पास पहला आता है राइट, ये हमें याद होना चाहिए। नंबर 2 आता है, ये राइट्स कैसे हो सकते हैं? तो बोला ये प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, ये सार्थक भी हो सकते हैं, ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ये सब्सटेंशियल भी हो सकते हैं। नंबर 3 डिक्री ये क्या हो सकते हैं? ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं और ये सब्सटेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 कहता है डिक्री 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन से टाइप है हमारे लिए 2 टाइप? तो पहला आता है प्रिलिमिनरी डिक्री और दूसरा आता है हमारी फाइनल डिक्री। अब एक सवाल पूछा मैंने आपके, व्हाट डू यू मीन प्रिलिमिनरी, व्हाट डू यू मीन फाइनल? तो बोला प्रिलिमिनरी डिक्री वो है जिसमें आगे और प्रोसीडिंग की जानी बाकी है और फाइनल डिक्री वो है जब आगे प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए पूरी सीपीसी में प्रीलिमिनरी डिक्री कहाँ पढ़ते हैं? तो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखिए ऑर्डर नंबर 20 एंड ऑर्डर नंबर 34। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग प्रीलिमिनरी डिक्री? ऑर्डर नंबर 20 एंड ऑर्डर नंबर 34 में। और फाइनल डिक्री तो हम पढ़ना ही है सभी जगह। देन हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन डीम्ड डिक्री। क्या वर्ड बोला मैंने? डीम्ड। ये आपका एग्जाम का सवाल है आपके, डीम्ड डिक्री के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो बोला भाई डीम्ड डिक्री में हमें 2 बातें याद रखनी है जो डिक्री जैसे दिखती हैं, क्योंकि हिंदी में दिक्कत ये है कि हिंदी में डीम्ड वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं, जैसी दिखती है, और एग्जाम में लिखा आएगा हिंदी में भी डीम्ड डिक्री से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो डीम्ड को डीम्ड ही लिखा समझो आप। तो कहते हैं डीम्ड डिक्री में क्या है? तो डीम्ड डिक्री में 2 चीज़ें आती है। पहली आती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। क्या आएगा पहला आपका? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और सेकेंड आप क्या आएगा? सेक्शन 144 के क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन। तो आएगा सेक्शन 144 के क्वेश्चन को डिटरमाइन करना। ठीक है। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं है? क्या इंक्लूड नहीं है? तो इन्होंने कहा डिक्री में 2 चीजें इंक्लूड नहीं है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला कहता है ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है। क्या कहा? ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील ऑर्डर की अपील की तरह होती है। और नंबर 2 कहता है डिफॉल्ट, रिजेक्शन फॉर डिफॉल्ट। क्या कहा हमने? वाद के खारिज करना, व्यतिक्रम के कारण वाद का खारिज होना, व्यतिक्रम के कारण खारिज। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाले में जो हमने पढ़ा उसमें रिजेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है, नामंजूर वर्ड यूज किया गया, और नीचे वाले में खारिज। आरजीएस प्री 2017-18 का क्वेश्चन था। सिर्फ माइनर मिस्टेक याद सब हैं, पढ़ते हम सब हैं, गड़बड़ कहाँ होती है? जब पढ़ा हुआ ज़्यादा होता है तो 4 ऑप्शन पता होता है, ये भी था, ये भी था, ये भी था, बट यहाँ क्या था ये गड़बड़ है। तो हमें की पॉइंट रटने होते हैं कि सब जब रिजेक्शन वर्ड आएगा तो डिक्री मानी जाएगी, लेकिन साहब जब खारिजी वर्ड आएगा, डिसमिसल वर्ड आएगा तो डिक्री नहीं मानी जाएगी। अगर अपनी 5 कर लिए पॉइंट तो आपका डिक्री कंप्लीट।
अब नो कन्फ्यूजन, इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है और इसमें इसको डिफाइन कर रखा है, व्हाट डू यू मीन प्रीलिमिनरी और व्हाट डू यू मीन फाइनल डिग्री, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं आपके से एक सवाल पूछती हूँ, एक मैटर था जिसमें आपको डिग्री दी गई थी प्रीलिमिनरी, आप 7 मैटर देख रहे थे, 10 बीघा जमीन का मैटर था, 4-5 दुकानें बनी हुई थी, तो कोर्ट ने कहा कि प्रीलिमिनरी डिग्री देते हैं, इसका जो फाइनल ऑर्डर नहीं आता, जो रेंट आता है वो जिसके पास पोजीशन है उसको देंगे, और पोजीशन किसके पास था, राम के पास, हमने राम को दे दिया, ठीक है ऐसा। और श्याम कुछ नहीं बोला उस समय, जब फाइनल डिग्री आई श्याम के फेवर में तो श्याम को लगा अरे पहले बोल देता तो मेरे को किराया भी मिल जाता। अब श्याम जाता है फाइनल डिग्री की अपील में और साथ साथ प्रीलिमिनरी डिग्री का मैटर भी उठाता है, तो कोर्ट कहता है सॉरी, फाइनल डिग्री की अपील में प्रीलिमिनरी डिग्री की मैटर को नहीं सुना जाएगा, अगर आपको करना था तो उसी समय कर देते, अब आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 97 में। कहाँ लिखा है ये बात, सेक्शन नंबर 97 में। तो क्लियर हो गया, क्योंकि इन दोनों का अपना एक रोल होता है, अगर आपको जाना है प्रीलिमिनरी उसी समय उसके अगेंस्ट चले जाओ, अगर प्रीलिमिनरी में जाना है, नहीं गए तो फाइनल में आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 2, जो कंफ्यूजन था लोगों को कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या है, इतना इजी बनाओ, डिग्री में कौन करता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या करता है, राइट को डिटरमाइन कैसे करता है, या तो डायरेक्टली होता है या सब्सटेंशियली होते हैं, कितने प्रकार की होती है, सब 2 प्रकार की होती है, या तो प्रीलिमिनरी होती है या फाइनल होती है। डिग्री में डीम डिग्री से आप क्या समझते हो साहब, 2 टाइप की डीम डिग्री होती है, एक आता है साहब अपने क्या कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आता है, दूसरा क्या कि सेक्शन 144 का डिटर्मिनेशन आता है। तो डिग्री में क्या इंक्लूड नहीं है, तो बोला इसके अंदर जो है ऐसा कोई एडजुडिकेशन नहीं आता है जिसके अपील, ऑर्डर की अपील तो नाम ही हो गया, ऑर्डर की अपील तो डिफरेंट ही हो गया, और देन आता है आपके पास इसमें और क्या नहीं आता है, तो सब आता है अगर आपने डिफॉल्ट किया उसकी वजह से कोई सुरखाई जुआ तो वो इसमें यहाँ नहीं आएगा। तो डिग्री क्लियर आप लोगों के, हाँ SK जी आपने सही कहा, सेक्शन में 97 एकदम सही बता रहे हैं आप। अब आता है हम लोग सेक्शन नंबर 2 के 3 में, ये डिग्री किसके फेवर में दी जाती है, तो बोला डिग्री होल्डर। तो देखिए आपका तीसरा आ जाएगा 3 डिग्री होल्डर। देखो ये भी कहानी से चलाएंगे हम ताकि आपको डेफिनेशन भी साथ साथ याद हो जाए। तो क्या कहा, जिसके फेवर में डिग्री दी जाती है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बेनिफिट भी है, ये पूरा अल्फाबेट से चलेगा, ठीक है। नंबर 4, ये डिग्री होल्डर कहाँ रहता है साहब, सब डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो अगला कहता है डिस्ट्रिक्ट। कहाँ रहता है साहब, ये डिस्ट्रिक्ट में रखता है। अब डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन आपको बहुत कुछ बातें बताने वाली है, आप लोग अंडरलाइन कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन। ओके पूजा जी, गुड। अब आता है डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन, अंडरलाइन कीजिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके क्या आता है, तो बोला सिविल कोर्ट आता है जो अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करता है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात लिखी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में वो हाई कोर्ट भी इंक्लूड है जो अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पूरी CPC में हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ पर यूज़ करता है, तो आप बता सकते हैं सेक्शन नंबर 2 के 4 में। क्या कहा, सेक्शन नंबर 2 के 4 में हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है। इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए, CRPC में हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ यूज़ करता है, CRPC में हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ यूज़ करता है। तो CRPC में हम अलग अलग 2-3 प्रोविज़न पढ़ेंगे जहाँ हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है। हाँ, आप में से एनीवन, CRPC में हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन कहाँ यूज़ करता है, तो हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 474 में। कहाँ करता है, 474 में, सेक्शन नंबर 474 में। और कहाँ करता है, सेक्शन नंबर 26 में। तो हमारे पास CRPC के 2 प्रोविज़न आ जाते हैं जहाँ पर हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन का यूज़ करता है। अब CRPC का फिर से आपके सामने सवाल, जब कभी भी सेक्शन नंबर 474 सही जवाब है आपका आसेरी जी, आपका सही जवाब है दिनेश जी। बट 482 जो है आपका इनहेरेंट पावर है गोपाल जी, ये गलत है आपका। रूपल ने भी सही आंसर दिया, 474 है। लेकिन इसके साथ आज से एडवोकेट गोविंद सिंह आपने भी सही आंसर दिया। आज से एक चीज़ और ऐड कर लीजिए इसके साथ, सेक्शन 26 आपको याद आएगा। CRPC सेक्शन 26 कहता है कि IPC और अदर किसी लॉ का ट्रायल कैसे किया जाएगा, तो उसमें लिखा था IPC में किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल। तो आ गया हाई कोर्ट आपका, इसलिए आज से आपके पास 2 सेक्शन हो गए। वहाँ पर सवाल था मेरा सेक्शन 474 में जब
हाई कोर्ट अपना ओरिजिनल जुडिक्शन यूज़ करता है तो वहाँ पर कौन सी ट्रायल करेगा, वहाँ पर कौन सी ट्रायल करेगा? ए सेशन ट्रायल, बी समन ट्रायल, सी वारंट ट्रायल, डी उपरोक्त में से कोई भी ट्रायल कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास 482 में डिस्कशन पावर है। फिर से आपके सामने प्री का सवाल आता है आपके सामने। सवाल ये था कि हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 474 में जब ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करता है तो कौन सी ट्रायल करता है? ए सेशन ट्रायल, बी समन ट्रायल, सी समरी ट्रायल, डी हाई कोर्ट के पास 482 में डिस्कशन पावर है, वो कोई भी ट्रायल कर सकता है। सेशन ट्रायल, एकदम सही जवाब दिया संजना जी आपने, सेशन ट्रायल करता है। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहा? नंबर 1 कोड ने दिए डिक्री दी डिक्री होल्डर में, डिक्री होल्डर रहता है डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट के बाहर उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन कोर्ट। जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया में है, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कोर्ट। तो अपना आता है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट कौन से? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन कोर्ट बनाए हैं। और फॉरेन कोर्ट क्या देता है? फॉरेन जजमेंट। तो 6 कहता है फॉरेन जजमेंट। कोर्ट फॉरेन है तो जजमेंट भी फॉरेन ही आएंगे। अब फॉरेन जजमेंट में हमारे यहाँ से जाएगा कौन भाई जजमेंट सुनने के लिए? हमारे यहाँ से कौन जाएगा जजमेंट सुनने के लिए? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ से जो जजमेंट सुनने जाएंगे वो आता है गवर्नमेंट प्लीडर। कौन जाएगा? गवर्नमेंट प्लीडर। आपको और मुझे तो भेजेंगे नहीं, तो आता है साहब गवर्नमेंट प्लीडर को भेज देते हैं। अब मेरा सवाल आता है गवर्नमेंट प्लीडर कौन है? जो गवर्नमेंट की तरफ से काम देखता है। कौन से मैटर देखता है साहब? सिविल मैटर देखता है। अगर सरकार की तरफ से जो क्रिमिनल मैटर देखता है सरकार के लिए, सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ तो गवर्नमेंट प्लीडर आ गए, तो वहाँ पे कौन आएगा? तो वहाँ पे आएगा आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ दिया गया है? 2U में। क्या याद करेंगे? क्यों 2U? यू मतलब वाई आर यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर? थोड़ी सी तैयारी कर, आर्जस बन जाएगा। तो कैसे याद कर ले अपने? 2U, यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपको हमेशा याद आएगा। तो इसके साथ हम ऑब्लिक करके लिखेंगे 2U, क्योंकि वहाँ उस मैटर को देखता है और यहाँ इस मैटर को देखता है। तो यहाँ आपके पास 2U। तो गवर्नमेंट प्लीडर आ गया, सरकार की तरफ से अपॉइंट किया है। अब आता है गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ है? तो बोला गवर्नमेंट प्लीडर 7A कहाँ जाता है हमारा? हाई कोर्ट में। कहाँ पे जाता है ये? हाई कोर्ट में। यहाँ हाई कोर्ट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। यह हाई कोर्ट का मीनिंग ये बताता है कि मोर देन 2 प्लेस का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाई कोर्ट हो सकता है। अब आपके पास आते हैं 3 सवाल, फटाफट इसका रिप्लाई कीजिएगा। सवाल ये आता है हमारे पास, मनीष जी अपने 25Q का 26 है उसका, ओके वो जो 25 है वो PP है, 24 में आएगा आपका ना, 24, यस 24। हाँ, हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो जल्दी जल्दी ऑब्लिक कीजिए हाई कोर्ट के साथ। तो लिखिए CRPC, क्या लिखेंगे? CRPC सेक्शन नंबर 2, CRPC सेक्शन नंबर 2E, क्या आएगा? 2E ऑफ CRPC। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आएगा? आर्टिकल 366 क्लोज नंबर 14। तो अभी मैंने आपको 3 हाई कोर्ट पढ़ाए हैं। क्यों पढ़ाए? तीनों ही हमारे कोर्स में। पहला हाई कोर्ट 7A इज अ CPC, दूसरा हाई कोर्ट CRPC 2E, तीसरा हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन 366 क्लोज 14। तीनों हाई कोर्ट में डिफरेंट है। CRPC कहता है हाई कोर्ट वो है 3 तरह के। पहला हर स्टेट का हाई कोर्ट, लाइक के राजस्थान हाई कोर्ट। दूसरा है मोर देन यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट, एक हो सकता है लाइक पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ आ जाता है। थर्ड वन कहता है ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसके पास क्रिमिनल मैटर, जिसके पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है, उसको छोड़कर उसके अदर देन ऐसा हाई कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर के अपील देखता है, लाइक दिल्ली हाई कोर्ट। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की फिर डेफिनेशन डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 क्लोज नंबर 14 कितना है? 2 टाइप हाई कोर्ट है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पर हम जनता जाती है। सेकंड पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हाई कोर्ट। पार्लियामेंट क्यों एस्टेब्लिश करेगी? बोला साहब वो पार्लियामेंट करेगी जब कभी भी यूनियन और स्टेट के रिलेशनशिप में कोई झगड़ा होता है तो उसको सुनने के लिए, जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 247 में। तो क्लियर हो गए 3 हाई कोर्ट अलग अलग है। अब आता है क्या IPC में हाई कोर्ट दे रखा है? नहीं, IPC में क्या दे रखा है? कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। तो 2-1 कोड आया, कोड से हमें डिक्री मिली, डिक्री होल्डर को मिली। डिक्री होल्डर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर फॉरेन कोर्ट है और फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट देता है। फॉरेन जजमेंट को कौन सुनता है? हमारा गवर्नमेंट प्लीडर। कहाँ जाता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट कहाँ है हमारा? इंडिया में। तो 7B कहता है इंडिया। तो आता है अपने पास
7B इंडिया। अब ये इंडिया की डेफिनेशन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, उस सेक्शन में इंडिया इंक्लूड होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 1 भी आ जाएगा आपका, उसमें सेक्शन आ जाएगा आपका 44A भी आ जाएगा, उसमें रूरल से रिलेटेड सारे सेक्शन आ जाएंगे, इसका मतलब यहाँ वहाँ इंडिया अप्लाई माना जाएगा। देन आता है आपके पास 7B के बाद 28, क्या गया 28। तो हमने कहा इंडिया देखा। अब इंडिया के अंदर जो हमारे जज साहब थे, तो इंडिया में कौन बैठता है जज कोर्ट के अंदर, तो मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कौन बैठता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 28 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो आता है आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 28 जज साहब बैठते हैं, जज है ना, 28 में जज साहब बैठते हैं। और जज कौन होता है हमारा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सॉरी ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब मेरे पास आपके लिए फिर से एक सवाल आता है। पहली बात तो आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको पता है, लेकिन जब कभी भी आप जो है कुर्सी पे बैठेंगे तो आप वहाँ के क्या माने जाएंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो 28 कहता है कि कोर्ट में हमारे जज साहब बैठते हैं और जज साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा था, रेंट कंट्रोल एक्ट के ऐसे कौन से 2 सेक्शन हैं जिसमें हाई कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया? रेंट कंट्रोल एक्ट में ऐसे कौन से 2 सेक्शन हैं जिसमें हाई कोर्ट ने 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया अलग अलग जगह पे? देखो, ये होता है रिकॉल करने का तरीका। एक एक्ट में दूसरा एक्ट चलता रहा तो क्या होता, कभी भूलोगे ही नहीं तो क्या होगा, एक एक्ट पढ़ा अंदर रख दिया, दूसरा शुरू किया, पहले वाले भूल गए, तो कंटिन्यू चलना चाहिए। रेंट कंट्रोल एक्ट में हमने पढ़ा था कहाँ पर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 19। याद आया आपको? सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 19। तो यहाँ ऑब्लिक करके लिखेंगे सेक्शन 13 एंड सेक्शन 19 ऑफ रेंट कंट्रोल, जहाँ हमने 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर पढ़े थे। ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी तक। अभी जज साहब क्या देते हैं हमें? कि साहब ये जज साहब क्या देते हैं? तो 29 कहते हैं जजमेंट देते हैं। क्या कहते हैं साहब? जजमेंट देते हैं। अब ये जजमेंट की देखो, जज से जजमेंट दे दिया। अब इस जजमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन, कहते हैं जजमेंट कैसे तैयार होता है? कि साहब ये जजमेंट जो है डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे तैयार होता है। और हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 20। ऑर्डर नंबर 20 कहते हैं आज जजमेंट सुनाया, अब डिक्री तैयार करेंगे और जिस दिन डिक्री तैयार होगी उस पर वो डेट लिखी जाएगी जिस दिन जजमेंट सुनाया। कंफ्यूजन। ये तो कहता है कि जजमेंट वो है जो डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे बनता है, और सेक्शन ऑर्डर नंबर 20 कहता है कि डिक्री आफ्टर जजमेंट प्रिपेयर की जाएगी और डिक्री के ऊपर वो डेट लिखी जाएगी जिस दिन जजमेंट दिया। तो हुआ कन्फ्यूज़न। तो इसमें क्या दिक्कत आई? तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ वर्ड किया ग्राउंड्स पे तैयार की जाएगी। जजमेंट 1 पेज में हो सकता है, 10 पेज में हो सकता है, 20 में हो सकता है, 100 पेज में हो सकता है, लेकिन उसके बिहाफ पर 1 पेज का बनता है डिक्री जिसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, इसलिए उसके बाद फिर से 1 पेज का डिक्री तैयार किया जाता है। फिर आता है जज साहब 210। जज साहब ने क्या दिया? ऑर्डर किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर। तो अगला आता है जजमेंट डेटर। तो क्या कहा कि हमने कहा कि 7 ही हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट हमारे इंडिया में है, इंडिया में हमारे जज साहब बैठते हैं, जज साहब जजमेंट देते हैं और जजमेंट किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट देते हैं। तो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर में एक ही वर्ड का अंतर है। एक कहता है इसके फेवर में कोई डिक्री आई है या एग्जीक्यूशन के लिए कोई डिक्री ऑर्डर आया है, और जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री आई है या एग्जीक्यूशन के लिए कोई ऑर्डर आया है। तो फेवर और अगेंस्ट का डिफरेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। बाकी पूरा का पूरा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट है, तो एक याद करोगे दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। 10। अब आता 11 to 11। जजमेंट डेटर मर गया, अब कौन आएगा भी उसकी जगह? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो 211 कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ कई बार गड़बड़ हो जाती है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, इनमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ दिया गया है? ए 2 के 10 में, बी 2 के 11 में, सी 2 के 12 में, डी 2 के 13 में। कंफ्यूजन होता है 11 और 12, पढ़ा तो दोनों ही है, अब वहाँ गड़बड़ 11 में था या 12 में था। तो याद करेंगे पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, देन उसको मीन्स प्रॉफिट मिलता है। जैसे मीन्स प्रॉफिट कंफ्यूजिंग है, 5 ईयर लॉ वाले हमारे मैथ्स ने प्रॉफिट बोलते हैं और 3 ईयर लॉ वाले हमारे मीन्स प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप दोनों बढ़िया याद रखिएगा, मीन्स भी है और मैथ्स ने भी है, जो बढ़िया लगे वो याद कर लेना। हिंदी में कहते हैं अंतकालीन लाभ। तो क्या कहते हैं? पहले हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसी को अंतकालीन लाभ मिलेगा। तो आज के बाद आपका ये कभी गलत
नहीं होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 4 पॉइंट याद रखने हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के 4 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि हमारा मेन का क्वेश्चन बनता है नंबर 1। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन है, ये 13 और 19, 2, 1, 1, 2 का 11, ओके ठीक है, 13 और 19 सही पकड़ा है आपने। रेंट कंट्रोल एक्ट में हमने 13 और 19 देखा था। SKG आपका एकदम आंसर सही है। हाँ, हम बात कर रहे थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन, 4। पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव वह है जो डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी को देखरेख करता है या उसमें इंटरफेयर करता है, या उसकी तरफ से या उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, या मरने के बाद प्रॉपर्टी उसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। क्या का 4 जने। पहला वो पर्सन जो उसकी प्रॉपर्टी को देखरेख करता है, दूसरा वो उसमें इंटरफेयर करता है, तीसरा उसके द्वारा या उसके अगेंस्ट केस लाया जा सकता है, और लास्ट वन डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी उसमें न्यायगत होती है। वो पर्सन कैसा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको याद होना चाहिए। देन आपके पास आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात आएगी तो एक और बात कर लेते हैं। सिविल केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिजीज पर्सन की डेथ के बाद कितने दिन के अंदर आना होगा जब केस चल रहा है, तो आप ऑब्लिक करके लिखिए, आप ऑब्लिक 90 डेज। क्या लिखेंगे आप, 90 डेज। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, 90 डेज। अगर ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये बात कहाँ लिखी हुई है, लिमिटेशन एक्ट में, और लिमिटेशन एक्ट में भी कहाँ लिखी है, आर्टिकल 120 में। ये भी आपका आरजेएस का सवाल है और जेएलओ का भी क्वेश्चन है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मैं बात करती हूँ क्रिमिनल मैटर की, तो क्रिमिनल मैटर में जब पर्सन मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को कितने दिन में आना होगा, रिप्रेजेंटेटिव को कितने दिन में आना होगा, तो वहाँ पे आता है 30 डेज। कितने दिन में, तो आएगा इन क्रिमिनल मैटर 30 डेज। ये क्रिमिनल मैटर का 30 डेज कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ये क्रिमिनल मैटर का 30 डेज कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, आप सभी लाइक ओके। क्या कहा इन्होंने कि इन क्रिमिनल मैटर को कितने दिन में, ये कहाँ लिखा है, तो बोलता है CRPC सेक्शन नंबर 394। तो आप लिखेंगे CRPC सेक्शन नंबर 394 में। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल लोगों को नहीं पता। तो ये आपके 2 प्री के क्वेश्चन क्लियर हुए। तो क्लियर होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलने वाला है, तो हमने कहा साहब इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमें मिलने वाला मीन्स प्रॉफिट। तो ये आता है आपके पास 12 मीन्स प्रॉफिट, हिंदी में कहते हैं अंतकालीन लाभ, अंतकालीन लाभ। अब यहाँ पे हमें 2 वर्ड्स याद रखने हैं। पहला, मीन्स प्रॉफिट वो है जब आप किसी अदर की प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुली पोजेशन, पहली कंडीशन क्या है, रॉन्गफुली पोजेशन लेके बैठे हो, और रॉन्गफुली पोजेशन नहीं भी लेते तो उसकी अर्निंग तो वैसे होती जैसी होनी है, वो आपको भी मिल ही रही है। तो इन्होंने कहा रॉन्गफुली पोजेशन लेके हो और श्रमिक तत्परता से जैसे मामूली तौर पे वो प्रॉपर्टी मनी मिलता है वो आपको भी मिल रहा है, तो ये माना जाएगा मीन्स प्रॉफिट है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो बोला मीन्स प्रॉफिट के अंदर आपके द्वारा की गई अनुवृत्तियां इसमें इंक्लूड नहीं है। अर्थात मैंने आपकी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेशन करके रखा है, वहाँ पे आने वाला रेंट मैं उठा रही हूँ, लेकिन अगर मैंने वहाँ पर 1 रूम को 4 रूम में कन्वर्ट कर दिया, 4 रूम को 8 रूम में कन्वर्ट कर दिया, अब उसका जो बेनिफिट आ रहा है वो मेरा होगा, क्योंकि ये तैयारी और इसकी इंप्रूवमेंट किसने किया, मैंने किया है। तो याद रखना मीन्स प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, ये आपके RGSP का क्वेश्चन है। देन आता है आपके पास 13 मीन्स प्रॉफिट कैसा होता है, सब मूवेबल होता है। कैसा होता है, मूवेबल। जंगम होता है ना, तो आता है मूवेबल होता है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास मूवेबल की डेफिनेशन। जंगम संपत्ति की परिभाषा हम सबको अच्छे से आती है, खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घास, ये हमारे होते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते कहाँ हैं, और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और कहाँ पढ़ते हैं, तो इसके साथ ऑब्लिक करके लिखिए IPC सेक्शन नंबर 22, IPC सेक्शन नंबर 22। तो कहाँ पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन, तो हम पढ़ते हैं IPC के सेक्शन नंबर 22 में। क्या होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, अभी भी मैंने आपको बताया मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने क्या पढ़ा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, मीन्स प्रॉफिट लेता है, मीन्स प्रॉफिट कैसा होता है, मूवेबल होता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दी जाए, मैंने क्या कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दी जाए, मैंने क्या दिया, ऑर्डर। तो आता है अगला सेक्शन
ऑर्डर। तो 2 का 14 कहता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर दे दिया। अब देखिए पहले तो लिखिए 2 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए 214, 214 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए 2 क्या कहा मैंने, 2 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए 214, 214 के साथ ऑब्लिक करके लिखिए, क्योंकि इन दोनों को साथ में पढ़ता है। तो ये आ गया भाई 214। तो यहाँ पे हम भागे भागे चले जाते हैं और लिख देते हैं 2 का 2। क्लियर। ऑर्डर क्या है, पहली कंडीशन, ये भी कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है, बट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। और सेकंड, ये डिक्री नहीं है। तो इसका मीनिंग अदर देन डिक्री ऑर्डर होता है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ये डेफिनेशन वैसे ही है जैसे कि व्हाट डू यू मीन समन, समन क्या है, समन केसेस क्या है, तो बोला समन केसेस वो हैं जो वारंट केसेस नहीं है। तो फिर वारंट केसेस क्या है, अब मत बोलना जो समन केसेस नहीं है, अब वारंट केसेस की अपनी खुद की परिभाषा है। तो सेम यही है कि ऑर्डर क्या है जो डिक्री नहीं है, पर डिक्री क्या है उसकी इतनी बड़ी परिभाषा दे रखी जो हमें पता होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ऑर्डर, ऑर्डर लाइक ए कमांड। क्या कहा मैंने, ऑर्डर लाइक ए कमांड। एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। डिक्री में राइट को डिटरमाइन किया जाता है और डिक्री हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड जाता कोर्ट में और वो कहता है साहब मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। पत्नी कहता है सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में। कभी सुना सेक्शन 9 की डिग्री आपके अगेंस्ट है, क्योंकि उसको फेवर वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो हमेशा आपने कहता हुआ सुना होगा लोगों से कि मेरे पास तो सेक्शन 9 की डिग्री आई हुई है, मेरे पास तो सेक्शन 9 की डिग्री है, क्योंकि हमारे कानून की भाषा में सब सेक्शन से चलता है। तो हमें कई बार लगता है एक बार बता दे क्या है, पूछे तो शर्म आवे, उसको क्या लगेगा लॉ क्या हुआ, इसको यही नहीं पता कि क्या है। तो हमारे पास कहीं ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हमारी शर्म के चक्कर में हम लोगों से पूछ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि क्या है क्या नहीं, तो फेवर है। तो याद रखना डिग्री हमेशा फेवर में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ऑर्डर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि आप ये काम नहीं करेंगे, दोबारा ये नहीं चीज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बालकनी नहीं बनाएंगे, ये सब क्या है, ऑर्डर है। आपने जो है आपने जो है कोर्ट में झूठा केस फाइल किया है, आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है, ये क्या है, ये है सब ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्लियर हो गया 214। अब आता है हमारे पास 215। 215 कहता है ये ऑर्डर लेने कोर्ट में कौन आएगा, कि साहब ये ऑर्डर लेने कोर्ट के अंदर हमारे आएगा प्लीडर साहब। कौन आएंगे, हमारे प्लीडर साहब। ये प्लीडर किसकी तरफ से आया, पार्टी की तरफ से आया, और सरकार की तरफ से गवर्नमेंट प्लीडर। तो हम ये फिर से काम करते हैं, हम प्लीडर के साथ गवर्नमेंट प्लीडर और गवर्नमेंट प्लीडर के साथ प्लीडर को देखते हैं क्या करते हैं। तो आते हैं हम 27 के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे CPC, 27 के साथ ऑब्लिक करके CPC 215 और 215 के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे CPC 27। पहला तो हो गया आपका यहाँ क्लियर। अब मेरा आपके पास दूसरा सवाल, CRPC में प्लीडर की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं, CRPC में प्लीडर की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वही आता है वहाँ पे क्यू तो प्लीडर है। क्या कहा मैंने, क्यू तो प्लीडर है। थोड़ी सी तैयारी कर आरजेस बन जाएगा। तो दोनों याद करना आसान, एक तो क्यू तो प्लीडर है और यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास CRPC 2Q। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, 2Q प्लीडर है। अब आता है अगला हमारे पास 216। तो अब आता है हमारे पास 2 का 16। तो प्लीडर साहब भी आ गए, हमारा कहानी हो गई प्लीडर साहब। और 216 में क्या आ जाएगा हमारा, प्रिस्क्राइब्ड। ये प्लीडर साहब सारा काम कैसे करेंगे, तो साहब बोला प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग जो इस लॉ में पूरा दिया हुआ है। तो अगला आता है प्रिस्क्राइब्ड। अब अगर आप में से कोई है तो ये भी बता सकता है CRPC में प्रिस्क्राइब्ड कहाँ पढ़ते हैं। अगर किसी को याद है तो आप बता सकते हैं। फिर आता है हमारे पास, क्योंकि वाले काम का नहीं होता प्रिस्क्राइब्ड लिखना, बट CRPC में भी दिया हुआ है आपके। फिर आता है आपके पास 216, 217। 217 वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर। अब आपके पास 3 वर्ड आते हैं जो आप लिखिए। आपके पास 3 वर्ड आते हैं, पहला पब्लिक ऑफिसर, दूसरा पब्लिक सर्वेंट और तीसरा तक गवर्नमेंट सर्वेंट।
मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है पब्लिक ऑफिसर, दूसरा लिखा है पब्लिक सर्वेंट और तीसरा लिखा पब्लिक ऑफिसर। इनमें क्या क्या अंतर है, इनमें सब में क्या क्या अंतर है? तो पब्लिक ऑफिसर कहाँ दिया हुआ है? 217 में। आपकी मम्मी आपको क्या कहती है, मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट? ऑब्वियसली पब्लिक ऑफिसर ही बनेगा, सर्वेंट तो मम्मी कभी बोलती ही नहीं है। या फिर आपके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, आप क्या बोलते हैं, माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट? पब्लिक सर्वेंट तो बहुत ही रेयर बोलते हैं हम लोग। तो जो पब्लिक ऑफिसर है 217 में है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो कहाँ दिया गया है? आईपीसी सेक्शन नंबर 21 में। और गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ दिया गया है? आईपीसी सेक्शन नंबर 14 में। कहाँ दिया हुआ है? 14 में। अब देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट में दोनों इंक्लूड है। क्या कहा मैंने? गवर्नमेंट सर्वेंट जो वर्ड है उसमें पब्लिक ऑफिसर भी आ जाएगा और पब्लिक सर्वेंट भी। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट में ऑफिसर भी आ जाएगा आपका और आपका सर्वेंट भी आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब तो फर्क क्या है इस गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर में? तो आता है पब्लिक ऑफिसर वो हैं जब सिविल मैटर को डील करता है, और जब वही पब्लिक ऑफिसर अगर डील करता है किसको, तो बोलता है क्रिमिनल मैटर को। तो जब वो क्रिमिनल मैटर को करता है तो क्या बन जाता है? वो पब्लिक सर्वेंट है। और कोई डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जो काम सीधा सीधा होता है हमें सीधा सीधा करना है, हमें नहीं घड़िया में घूमना है। क्या कहा मैंने कहा कि पब्लिक ऑफिसर वो हैं जब सिविल मैटर हेल्ड करता है, और पब्लिक सर्वेंट वो हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है। तो पब्लिक से डायरेक्ट डील कहाँ होती है? याद करो, आईपीसी। पुलिस जाती है, सीधा पकड़ के ले आती है, मजिस्ट्रेट जो है बयान लिख लेता है, कहाँ जाके? हॉस्पिटल में जाके। यहाँ पे सिविल मैटर में ऐसा होता है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती पुलिस की, क्योंकि हाथापाई तो होती नहीं है। तो यहाँ जब मैटर सॉल्व करता है तो इज अ पब्लिक ऑफिसर, और क्रिमिनल मैटर को है करता है इज अ पब्लिक सर्वेंट। और ये दोनों ही क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट। ये बात कहाँ लिखी है? 2 आईपीसी सेक्शन 14 में। आईपीसी सेक्शन 14 कहता है पब्लिक सर्वेंट वो हैं जो सरकार के द्वारा एम्प्लॉय किया गया है, अपॉइंट किया गया है, और उसके द्वारा कंटिन्यूस पोस्ट को हेल्ड करता है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है। देन आता है 218। अब जो हम देख रहे हैं वो पढ़ो तो बढ़िया, नहीं पढ़ो तो उससे बढ़िया। 218, 219 और 220 हमारे लिए ज़्यादा काम के नहीं है। ये रूल्स की बात करेगा, ये आपके रूल्स के बाद आपके शेयर्स की बात करेगा, या आपके साइन एंड सिग्नेचर की बात करेगा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम के नहीं है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले 2-1 में हमें क्या मिला? कोड आया। कोड ने हमें क्या दी? डिक्री दी। डिक्री किसके फेवर में दी? डिक्री होल्डर में। डिक्री होल्डर कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर है वो क्या है? फॉरेन कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट क्या देता है? फॉरेन जजमेंट देता है। फॉरेन जजमेंट सुनने के लिए कौन जाता है? हमारा गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ बैठता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट कहाँ? हमारा इंडिया में। इंडिया में सबसे सर्वोच्च कौन है? हमारा जज साहब। जज साहब क्या देते हैं आपको? जजमेंट। जजमेंट जब देते किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के। जजमेंट डेटर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा? मीन्स प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स प्रॉफिट मिलेगा तो उसके फेवर में क्या दिया जाएगा? तो मूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉफिट मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में दी जाएगी। और क्या दिया जाएगा? ऑर्डर। क्या ऑर्डर देंगे कि सारी की सारी चीज़ें जो है प्लीडर साहब को दे दीजिए। प्लीडर साहब कैसे उसको लेंगे? जैसा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का सारा काम पब्लिक ऑफिसर को देते हैं। पब्लिक ऑफिसर को कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और उनको अपना शेयर्स लेके जाना होगा, और उसके ऊपर उनको अपना सील और साइन लगाने पड़ेंगे। इस कहानी से याद करोगे तो सारी की डेफिनेशन अच्छे से आपको याद हो जाएगी। आपको बताते हैं डेफिनेशन पार्ट अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेशन पार्ट वो है जिसके अंदर एग्जाम में सवाल आते हैं। आज हम आपका समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 8 बज चुके हैं, बट संडे है थोड़ा आपका भी रहेगा, क्योंकि मैं आपके साथ अगले 2 दिन नहीं हूँ। न्यू ईयर है, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं साल की। मैं 2 दिन जो है मथुरा जाके आ रही हूँ, आप लोगों के भी लिए दुआएं करूँगी। आरजेएस में सेलेक्ट हो जाएं आप लोग, तो मैं आपके साथ 31 और 1 को नहीं रहूँगी, और मिलूंगी मैं आपको 2 को। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ। अगर आप लोगों को कहीं जाना नहीं है तो थोड़ा हम और पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन इन राइट इन हिंदी। हिंदी में भी किसी का डिमांड आया है कि सारी डेफिनेशन एक बार हिंदी में बोल देती हूँ, तो मैं बोलूँगी ज़रूर। फिर मिलेंगे हम इसके लिए, लेकिन थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आज कोर्ट की हायरार्की देखनी है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक सवाल हमेशा हमारे मन में चलता, कोर्ट क्या है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये था आपका डेफिनेशन पार्ट, और डेफिनेशन के पार्ट तो थोड़ा सा मेरे साथ निभाना होगा। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो थोड़ा सा क्लास बढ़ा लें हम, 8 बजे हैं, आप लोग यस लिख सकते हैं, ओके लिख के दे सकते हैं। कंटिन्यू करें हम
ओके, थैंक यू। करते हैं कंटिन्यू अपन। तो आते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है हमारा, क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। क्या कहता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, और हिंदी में कहते हैं कोर्ट की, न्यायालय की अधीनस्था। यहां पे हमारे लिए कुछ समझने लायक चीजें हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। अक्सर हमसे कोई ये कहता है कि प्लीज हमें कोई बता दो कोर्ट क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कोर्ट कैसे कैसे होते हैं हमारे पास। यहां देखते हैं सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है आपका हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है आपके पास डीजे कोर्ट, उसके नीचे होता है आपके पास सीनियर सिविल कोर्ट। क्या वर्ड यूज किया मैंने, सीनियर सिविल कोर्ट, और जो जूनियर वर्ड था वो हटा दिया गया, और उसके नीचे हमारे पास सिविल कोर्ट। ओके, तो ये हमारी हायरार्की चलती है। यहाँ पर वही बात करते हैं क्रिमिनल मैटर की। तो क्रिमिनल में क्या होता है, तो वही बात आ जाएगी। सब क्रिमिनल के अंदर जो सबसे ऊपर होता है हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हमारे पास हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन। क्या वर्ड बोला मैंने, कोर्ट ऑफ सेशन। फिर आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और देन आता है हमारे पास सेकंड क्लास, और हमारे एक साइड में और भी आ जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे साइड वाले कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव साहब। कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या यहाँ पर कहीं लिखा है सीजीएम साहब, एसीजीएम साहब, बट कोर्ट जाते तो ये सब देखने को मिलता है। तो फिर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं का जो है आपको जब आरजेस बनाएंगे ना तो आप ही का प्रमोशन करके हम आपको बड़ा कर देंगे। तो बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आप बन जाएंगे सीजीएम और एसीजीएम। ठीक है, और ये अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया हो जाता तो एमएम साहब हो जाते ये, और इन्हीं एमएम साहब को हम क्या बना देंगे, तो बोला इन्हीं एमएम साहब को हम बना देंगे सीएमएम और एसीएमएम। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कोर्ट ऑफ सेशन है भाई, हमें एडिशनल भी सुना, असिस्टेंट सुना, वो कहाँ गए, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, इनकी मदद करने के लिए हम 2 लोगों को और ले आते हैं। किनको ले आते हैं, 2 जनों को। कौन 2 जन आ जाएंगे, एक आ जाएगा एडिशनल साहब और एक आ जाएगा असिस्टेंट साहब। ये तो ईजी है, क्योंकि क्रिमिनल चीज हमेशा ईजी होती है, गड़बड़ सिविल में आती है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो ये डीजे है, तो डीजे की मदद करने किसको लाएंगे, क्या साहब, हम एडीजे साहब को ले आते हैं। किसको ले आते हैं, एडीजे साहब को। और आपको होता है एडीजे के साहब का एग्जाम होता है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट में हिंदू लॉ का एक मैटर चल रहा था, कोर्ट में हिंदू लॉ का एक मैटर चल रहा था, और कोर्ट के बाहर नाम लिखा था जिला एवं सेशन न्यायालय। तो अब आप किसके पास जाओगे, जिला न्यायालय के पास या सेशन न्यायालय के पास। कोर्ट में हिंदू लॉ का मैटर चल रहा था और कोर्ट के बाहर नाम लिखा हुआ है जिला एवं सेशन न्यायालय। तो फिर आप किसके पास जाओगे, जिला कोर्ट के पास या सेशन कोर्ट के पास। तो आपको बता दें दोनों एक ही होते हैं। जब वो सिविल मैटर देखता है तो उसको बोलते हैं डीजे साहब, और जब वो क्रिमिनल मैटर देखता है तो उनको बोलते हैं सेशन कोर्ट। जब सिविल मैटर देखेगा तो डीजे की सील लगाएगा, जब क्रिमिनल मैटर देखेगा तो सेशन की। जेलो 2014 का ये क्वेश्चन था आपका। कई लोगों को कन्फ्यूजन था, नहीं पता था। बंदा एक ही है, सेम वैसे जैसे कि हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की। क्या है हमारे नाम, पोस्ट का नाम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज। जब सिविल मैटर देखेंगे तो हम सिविल जज लिखेंगे, क्रिमिनल देखेंगे तो हम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हमारा प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है न्यायालय की अधीनस्था। तो इन्होंने कहा जो आपकी न्यायालय की अधीनस्था है वो कैसी होगी, बोला बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है कि साहब हमारे जितने भी डीजे कोर्ट है वो किसके अधीनस्थ रहेंगे, तो बोला हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के अंदर कौन रहेगा हमारा, डीजे कोर्ट। तो साहब ये बाकी वाले कोर्ट क्या कहेंगे, तो बोला ये बाकी कोर्ट जो है हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट, इनके सबऑर्डिनेट रहेंगे हमारे सिविल कोर्ट। कौन रहेंगे हमारे, सिविल कोर्ट। और सिविल कोर्ट कितने हमारे पास, 2 हैं, एक आता है सीनियर और एक हमारे पास आता है सिर्फ सिविल कोर्ट। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 कहता है सेविंग्स। क्या वर्ड यूज किया मैंने, सेविंग्स। ये सेविंग्स हम सबको पता होनी चाहिए कि सेविंग्स क्या होती है। सेविंग्स का मतलब होता है कि इन चीज़ों पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वर्ड आपको कई जगह मिलने को मिलेगा। ये सेविंग्स आपके सीआरपीसी सेक्शन 5 भी कहता है, ये सेविंग्स आपको आईपीसी सेक्शन 5 कहता है, ये सेविंग्स आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बताएगा, ये सेविंग टीपी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन मैटर पर जो है हमारा सिविल कोर्ट अप्लाई नहीं होता। कौन से मैटर पर, बोला एग्रीकल्चर मैटर पर। और कौन से मैटर पर, बोला रेंट के मैटर पर। और कल ही हमने देखा था
रेंट कंट्रोल एक्ट, लास्ट क्लास में हमने देखा था रेंट कंट्रोल एक्ट को, और रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 18 पढ़ा था। 18 कहता है इसके सारे मैटर, सब सेक्शन 1 कहता है सारे मैटर रेंट कंट्रोल ही देखेगा, सिविल कोड जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। याद आया? तो ये सेविंग्स का मीनिंग है, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ रहेंगे, और यहाँ नहीं रहेंगे वहाँ जाएंगे। अब आता है 5 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुआ करता था पहले, अब इसका वैल्यू खत्म हो गया जब से हमारे यहाँ से रेवेन्यू कोड हटा दिए गए हैं। तो 5 कहता है आपके पास रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन दी गई है। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले हमारे कोर्स में एक रेवेन्यू एक्ट था, और वहाँ पर रेवेन्यू कोड में पढ़ा कि जब कभी भी रेवेन्यू कोड और सिविल कोड दोनों एग्जिस्टेंस में, तो मैटर भागा भागा कहाँ जाएगा? रेवेन्यू कोड में। लेकिन जहाँ रेवेन्यू कोड साइलेंट है या जहाँ रेवेन्यू कोड है ही नहीं, वहाँ मैटर कहाँ जाएगा? सिविल कोड में जाएगा। तो यही बात कहता है, जो हमारे कोर्स में था 242 उस रेवेन्यू कोड का सेक्शन था, जो हमारे कोर्स में नहीं रहा है, तो ये भी ये कहता है सेक्शन 5 कि जहाँ पर रेवेन्यू कोड है तो पहली प्रायोरिटी रेवेन्यू कोड को दी जाएगी, और जहाँ किसी मुद्दे पर रेवेन्यू कोड नहीं बोलता है, साइलेंट है, वहाँ पे हमारा सिविल कोड काम करेगा। सेक्शन 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान जुडिशरी। सेक्शन 6 ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान जुडिशरी। स्टूडेंट्स के गलत हुए थे। 2014 में अमेंडमेंट हो गया। क्या कहा मैंने? 2014 में कुछ अमेंडमेंट हो गया इसके अंदर। और 2014 में क्या अमेंडमेंट हुआ? जनरली हम सबको पता, पूरे इंडिया में सीपीसी सभी जगह चलती है, पूरे इंडिया को पता है कि साहब जब बात करते हैं हम सिविल कोड का, तो उसका जुडिक्शन क्या है कि साहब 25,000 रुपीज़ तक तो सुनेगा हमारा सिविल कोड, 25,001 रुपीज़ से 50,000 तक सुनेगा हमारा सीनियर सिविल कोड, और 50,001 रुपीज़ से ऊपर वाला सुनेगा डीजे कोड। बट राजस्थान में चेंज हो गया है। राजस्थान में 2014 का एक अमेंडमेंट आ गया है, और ये अमेंडमेंट कहता है कि राजस्थान में कैसा सुना जाएगा। तो इस अमेंडमेंट में कहा कि राजस्थान के अंदर साहब हमारे पास क्या है, तो बोलते हैं राजस्थान में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहला आता है हमारे पास सिविल कोड। पहले क्या आता है? सिविल कोड। ये सुनेगा 2 लाख के मैटर। कितने लाख के मैटर? 2 लाख के मैटर, ठीक है। देन दूसरा आता है हमारे पास सीनियर सिविल कोड। ये सीनियर सिविल कोड कितने सुनेंगे? तो बोला 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारे पास डीजे कोड। ये कितना सुनेगा? तो बोला 5 लाख 1 से लेके अनलिमिटेड। क्या बोला? 5 लाख 1 से लेके अनलिमिटेड तक। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा। ए ने बी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगाया। ए ने बी पर 5,000 करोड़ रुपए का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगाया। ये मैटर जाएगा ए हाई कोर्ट में, बी डीजे कोर्ट में, सी सीनियर सिविल कोर्ट में, डी सिविल कोर्ट में। अबव 5 लाख नहीं बोलेंगे, 5 लाख 1 रुपीज़ बोलेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। 2 से 5 बोलेंगे तो हम बोलेंगे 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, प्री का क्वेश्चन होता है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। ओके, यस सही जवाब है आपका नमन जी, डीजे कोर्ट में। संजना जी आपका भी सही सवाल है, जवाब है डीजे कोर्ट के अंदर। लगभग आप सबके सही सवाल आ रहे हैं, जवाब सही आ रहे हैं सबके। गोपाल जी आपका भी सही सवाल है, सबके सही हैं। चलो फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मतलब आपके आंसर हमें बताते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आया तभी आंसर है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, आप सबके आंसर सही है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप जीत जाते हैं पूरे सीपीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप फाइनली आप सीपीसी को जीत चुके हैं। बहुत मुश्किल होता है सीपीसी को जीतना, तो आप लोगों को हार्दिक बधाई नए साल की, आप सीपीसी को जीत गए। और सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ये 2 सेक्शन पढ़ो तो ठीक, नहीं तो ज़्यादा काम के नहीं है। बट जो उत्तराखंड का एग्जाम देता है उसको सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ने होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इसमें क्वेश्चन आते हैं। ये सेक्शन 7 वही बात करता है जो ऑर्डर 50 बताता है, और सेक्शन 8 वही बात करता है जो ऑर्डर 51 बताता है। एक बताता है प्रांतीय और एक बताता है प्रेसिडेंसीय। तो ये बताता है आपका प्रांतीय की बात करेगा, और ये आपकी प्रेसिडेंसीय की बात करेगा। हम लोग सेक्शन 7 के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे 50। क्या लिखेंगे? ऑर्डर नंबर 50। और 8 के साथ लिखेंगे ऑर्डर नंबर 51। जब आपको पास समय मिले तो आप ऑर्डर 50 के साथ जाके लिख देना सेक्शन 7, ऑर्डर 51 के साथ जाके लिख देना सेक्शन 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक को लास्ट कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि आपके पास संडे समय है, बट मैं भूल गई मेरी ट्रेन है, मुझे तो जाना होगा।
नहीं तो ट्रेन चली जाएगी मेरी। लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ समझ के जाते हैं, ताकि जब मैं वापस आऊँगी आपके पास तो आपके पास पढ़ने के लिए और मेरे को पूछने के लिए काफ़ी सही चीज़ें रहेगी। चैप्टर 1 अपन ने पढ़ा था सूट्स जनरली, ठीक है, साधारणतः वादों के विषय में। कहां से कहां तक पढ़ा था? 9 to 35B। मैंने आपको डिवाइड किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। सबसे पहला आता है सूट्स एंड रेस जुडिकेटा। क्या पढ़ेंगे? जुरिस्डिक्शन। क्या पढ़ेंगे? जुरिस्डिक्शन एंड रेस जुडिकाटा। कहां से कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 to 40। क्लियर? देन हमने देखा जो आपके पास आता है नंबर 2, ये तो आ गए नंबर 1, नंबर 2 15 से प्लेस ऑफ सो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लेस ऑफ सो। ये पढ़ेंगे हम 15 से लेके 20 तक। मैं एक साथ लिखूंगी बाद में सेक्शन, ठीक है? देन आता है, क्योंकि बार बार लिख ही लेती हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 15 to 20। आपको प्लेस ऑफ सो पसंद नहीं आया, देन आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन। तो आता है ऑब्जेक्शन। किसका ऑब्जेक्शन? प्लेस ऑफ सो का। कहां से कहां तक करेंगे? तो आता है 21 से 21A। 21 से 21A में ऑब्जेक्शन कर लिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे? तो आगे जाता है ऑब्जेक्शन हमारा स्वीकार करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? मैटर ट्रांसफर। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ मैटर। ट्रांसफर ऑफ मैटर। कहां से कहां तक पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ मैटर? तो आता है ट्रांसफर 22 to 25। जैसे मैटर ट्रांसफर क्या करूंगी मैं? सूट इंस्टीट्यूट करूंगी। तो आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कहां से कहां तक करूंगी? एक ही सेक्शन है 26। देन आता है आपके पास सूट इंस्टीट्यूट होते ही क्या करेंगे? कल ही पढ़ा था हमने, समन एंड डिस्कवरी। तो 6 कहता है समन एंड डिस्कवरी। कहां से कहां तक करूंगे समन एंड डिस्कवरी? 27 से 32। तो हमारे पास समन एंड डिस्कवरी हो गई। देन आता है हमारे पास सेवन कहता है अब आपको देना पड़ेगा जजमेंट और डिक्री। तो आ गया हमारे पास जजमेंट एंड डिक्री। कहां से कहां तक? 33। जब जजमेंट और डिक्री मिलती तो क्या हो जाएगा? तो बोलता है जजमेंट और डिक्री हो गई, मिल गई, तो हम क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट। तो आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट। कहां से? 34। जब इंटरेस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा? तो बोला कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ जाता है 7, तो हमें हमारे कॉस्ट दे दो। क्या दे दो? हमें हमारे खर्चे। तो आ गए 35 से 35B तक। अब देखिए कुछ चीज़ें बतानी थी। आपको लगा होगा क्या लिखा रही है, तो हमारे बैरेक में लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा रही है? तो इसमें 3-4 चीज़ों के लिए लिखा है मेरा। इसका रीज़न था मेरा लिखाने का। रीज़न ये था आपका, जो आपके लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, कितना बड़ा रीज़न था इसके लिए। हम ब्लैक से कर रहे हैं, ब्लैक से तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अपन करते हैं इससे। क्या था रीज़न? पहला रीज़न एडजस्टमेंट 2015 का सवाल था। एडजस्टमेंट 2016 का सवाल था। तो काफ़ी बड़े रीज़न थे इसको लिखाने के मेरे। ये पूरा 15 में आ गया था, ये अपने आप में 16 में आ गया था। हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे 9 अपने आप में काम का है, 10 उससे वेरी इंपॉर्टेंट है, 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 प्री का सवाल देता है, और 13 से 14 फॉरेन जजमेंट की बात करता है। 9 कहता सिविल नेचर के सूट सब क्या समझते हो? 10 कहता रेस सब जुडाइस क्या होता है? 11 कहता रेस सब जुडिकेटा क्या होता है? 10 कहता बार ऑफ फ्रदर सूट। कौन से बार ऑफ फ्रदर सूट? तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 22 रूल नंबर 9,
ऑर्डर नंबर 23 टूल नंबर 1A, तो ये हमारे काम के आ जाते हैं। और 13 और 14 फॉरेन जजमेंट की बात पढ़ेंगे तो बहुत काम का है। प्लेस ऑफ सू आ गया हमारे पास, सू करने के बाद ऑब्जेक्शन भी करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन कर लिया। अब आता है, हमने पढ़ा था यहाँ पर ट्रांसफर मैटर, ये भी जरूरी मैटर। अब इस बार आरजेएस का सवाल बनने के चांसेस है। 26 इसलिए बढ़ाया क्योंकि कल हमने पढ़ा था ऑर्डर नंबर 4। समन एंड डिस्कवरी हमने पढ़ा था ऑर्डर नंबर 5 एंड ऑर्डर नंबर 11। जजमेंट हमने पढ़ा था ऑर्डर नंबर 20। देन आता है इंटरेस्ट और कोस्ट, कोस्ट कहाँ पढ़ी थी अपन ने, ऑर्डर नंबर 20A। अगर आपने कल याद किया था तो आज आपको ये सारी चीज़ें याद रही होगी। तो आज हम इतना ही करते हैं।